मातरम सभी को। आज हम फिर से आपको पीओजेके से जो परिवार विस्थापित हुए थे 1947 में, उनके घर लेके आए हैं जो कि उधमपुर में है। हमारे साथ धर्मवीर जी हैं और उससे पहले भी हम आपको मनजीत कौर के साथ हमने आपका पूरा परिचय करवाया था कि उस समय उनके साथ क्या घटना घटी थी। ऐसी कई सारी फैमिलीज़ हैं 1947 के दौरान जिन्होंने अपना बेघर वहाँ से आना पड़ा, विस्थापित हुए, भारत के अलग अलग कोनों में गए। ऐसे ही हमारे साथ इस समय धर्मवीर जी हैं जो कि एक बहुत ही सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और ये परिवार भी वहाँ से विस्थापित हुआ था। पूरी कहानी क्या थी उस समय, वास्तविकता क्या थी, क्या हालात उस समय बने थे, इन सब चीज़ों को हम इनसे ही जानेंगे। सबसे पहले आपका खबर जम्मू कश्मीर में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे यही प्रश्न रहेगा कि 1947 में जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया था धोखे से और पीओजेके का हिस्सा धोखे से कब्जा कर लिया इलीगल तरीके से, उस समय क्या हालात है? क्योंकि आप उस समय वहीं थे, आपने वो दृश्य देखा है, वो वास्तविकता क्या है वो बताएं। मूलतः मैं कोटली डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ और कोटली डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट मीरपुर की तहसील स्थान था। और जब 1947 में विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के कबायली फ़ौज ने हमारे शहर को घेर लिया और उस वक़्त हमारे शहर में एक आर्मी का ट्रुप था जिसका कैप्टन राम प्रसाद था। उसके साथ 120 जवान थे। उनको रुकना पड़ा क्योंकि चारों तरफ से कबायलियों ने घेर रखा था। हमारी खुशकिस्मती थी कि हमें एक सहारा मिल गया फ़ौज का, नहीं तो हमारा पता नहीं आज क्या होता। उस वक़्त दो घटनाएं ऐसी हैं जिनका मैं यहाँ ज़िक्र करना चाहूँगा कि जब चारों तरफ से हम घिरे हुए थे तो एक दिन ऐसा आया कि हमारे पास अम्यूनिशन ख़त्म हो गया। जब अम्यूनिशन ख़त्म हो गया तो जो भारत सरकार ने जहाज़ में अम्यूनिशन भेजा वो हमारे निशान पर गिरने के बजाय हवाएं चल रही थी, वो दुश्मन के कब्ज़े में चला गया। उस वक़्त हमारे शहर के जवानों ने, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वेद प्रकाश चड्ढा, उनके नेतृत्व में 13 लोगों ने, वैसे तो 17 लोगों ने दौड़ लगाई अम्यूनिशन को खींचने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश जब अम्यूनिशन को हम खींच रहे थे, हमारे जवान खींच रहे थे, तो 13 लोग जो थे उसमें शहीद हो गए। केवल 3 लोग ही बच पाए और हम अम्यूनिशन लेके अपने क्षेत्र में ले आए, जिससे हमें 2.5 महीने मुकाबला करने के लिए हमारे पास सामान हो गया। तो मैं उन शहीदों को, जिसमें हमारे वहाँ कार्यवाह वेद प्रकाश चड्ढा, वहाँ के प्रचारक सूरज प्रकाश और वहाँ एक शाखा का कार्यवाह धर्मवीर बारी, ये 3 प्रमुख लोग थे जिन्होंने अपनी शहादत इस क्षेत्र में गंवाई। धर्मवीर जी, मैं पहले ही थोड़ा ये जानना चाहूँगा, ये हालात कैसे बने उस समय? क्यों, मतलब ऐसे पाकिस्तान ने ऐसा क्या सोचकर यहाँ पर हमला किया था? क्या ये हालात क्यों बने ऐसे? ये हालात इसलिए बने कि जम्मू कश्मीर का जो महाराजा था वो ठीक समय पर निर्णय नहीं ले पाया था। तो पाकिस्तान चाहता था कि जम्मू कश्मीर पर मैं कब्ज़ा करूं, इसलिए उसने अपनी फ़ौज जो है वो फ़ौज के रूप में नहीं, कबायलियों के रूप में वो बेची ताकि वो बदनाम ना हो दुनिया में। लेकिन वो कबायली तो वही थे, पलंदरी के, जो हमारे नज़दीकी गांव पलंदरी का है, वहाँ के जो राजपूत कन्वर्ट हुए हैं वही लोग थे जो हमारे भाई पहले बने हुए थे। वही हमें लूटने के लिए, उनको पता था कि कहाँ से रास्ता जाता है, कैसे होता है। तो हमारे साथ थी शारदा पहाड़ी पर दुश्मन ने कब्ज़ा बना लिया और उस कब्ज़े से क्या हो गया कि हमारा शहर उनके रेंज में आ गया। वहाँ से जितने बम गिरते थे वो हमारे शहर में गिरते थे, रोज़ कोई ना कोई कैजुअल्टी होती थी और उससे रास्ता बंद हो गया क्योंकि चारों तरफ हम गिरे हुए थे कबायलियों से, तो हम कहीं निकल नहीं सकते थे। एक घटना और घटी कि एक दिन हमारा एक मोर्चा जो है वो फेल हो गया। कबायलियों ने, जो पठान थे, उन्होंने हमारे शहर के अंदर दाखिला ले लिया और वहाँ पर क्या हुआ कि राम प्रसाद जो हमारा कैप्टन था उसने बड़ी सूझबूझ से क्या किया कि सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया एक जगह पर और नारे लवाए कि
अपने सिखों के से हमने ज़ोर ज़ोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। तो उसने समझा कि ये कोई सरदारों की फ़ौज आ गई है। तो जो वो पाकिस्तानी अंदर दाखिल हो गए थे, लगभग समझो कोई 2-2.5 किलोमीटर, उन्होंने आग लगानी शुरू कर दी। हमारी औरतों को उन्होंने पकड़ लिया था, जिसमें से 5 औरतों को वो साथ ले गए। और जब नारे लगने शुरू हो गए तो वो लोग फिर पीछे भागने शुरू हो गए। तो उनको भागते भागते हमने 3 लोगों को पकड़ लिया, पठानों को। उनको जो उन्होंने मकान जलाए थे उसी में हमने फेंक दिया, उनकी लाशों। बड़े बड़े जवान थे, कुछ 6-6, 7-7 फुट लंबे जवान थे, जिनको हमने वहाँ जलाया। तो ये 2 घटनाएं वहाँ की ऐसी थीं। लेकिन इसमें ऐसे क्योंकि जब मैंने इसकी पूरी जांच पड़ताल की, पूरा पढ़ा मैंने इसके बारे में, तो देखा कि वहाँ हज़ारों की तादाद में हिंदू परिवारों पर मतलब उनकी हत्याएं की गई। अपने सिख जो भाई थे उनके ऊपर अत्याचार किया गया। ये क्या, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? तो ऐसा हुआ असल में ऐसा है कि हमारे शहर में जो हुआ ना, वो ये 2 ही घटनाएं हुई। 2 ही घटनाएं। और उसमें जो ये सिख परिवार थे, हमारे शहर में कोई इतने ज़्यादा नहीं थे। हमारे शहर में ज़्यादातर जो बाकी परिवार ही ज़्यादा थे, सिख परिवार वो बहुत थोड़े थे। आज भी पीओजेके में अपने हिंदू जो मंदिर हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। शारदा पीठ होगी, ऐसे कई और मंदिर हैं। तो क्या लगता है आने वाले समय में अगर पीओजेके वापस आना चाहिए, अगर आता है तो क्या आप चाहेंगे कि वापस वहाँ अपनी जो ज़मीन है, जो हमारे वहाँ खेती बाड़ी करते थे, वहाँ जाना चाहेंगे? वास्तव में वतन की याद जब आती है, वतन की याद सताती है। हमारा मन हर वक्त ये चाहता है कि हम वहाँ पहुँचे। ये जितनी दास्तान मैंने आपको बताई, ये सारी दास्तान जो है, ये एक तरह से जैसे दिया और तूफ़ान, उस तरह की हमारी लड़ाई थी कि सारा दिन हमने लड़ते रहना और रात को हमने चौकीदारी करनी, मतलब सुरक्षा करनी। तो हम जिस माहौल से निकले, उस वक़्त हमें ये उम्मीद ही नहीं थी कि हम बचकर जा पाएंगे। और जब 7-9 मगर को जब भारत की आर्मी पहुंची, तो सारे शहर ने बड़ी खुशी मनाई खूब ज़्यादा से कि अब हम बच जाएंगे क्योंकि आर्मी आ गई। लेकिन आते ही ऐसा तुषाराघात हुआ कि आर्मी ने आते ही हमें बता दिया कि 2 घंटे आपका समय है और आपको यहाँ से निकलना है। ये सुनकर सारे बिल्कुल बेहोश, हमारी कई महिलाएं बेहोश हो गई। उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं। हम ताले लगाने लगे तो उन्होंने कहा ताले किस लिए लगा रहे हो, वापस तो आप आओगे ही नहीं। फिर वहाँ से उन्होंने हमें शाम को निकाला। आधे रास्ते हमें जंगल के रास्ते जंगल पहुँचाना था उन्होंने। आधे रास्ते में हमने रात काटी और दूसरे रोज़ हम जंगल में पहुँचे। और उसी रोज़ मीरपुर से लोग भी जंगल जो सेंटर था वहाँ पहुँचे। लेकिन हमें चलते वक्त केवल, क्योंकि हमारा शौकारा था लेन देन, कि हम ज़मींदारों को उधार देते थे और उनसे अनाज लेते थे, इसलिए कैश तो था नहीं। तो हमने एक चप्पल, पजामा, कमीज़ और जो दुकान, हमारे कपड़े की दुकान वहाँ भी थी, उससे हमने कम काटे 2-2 मीटर के पीस। और कुछ शालें थीं, लेडीज़ ने शालें ली और 2-2 मीटर कपड़ा हमने लिया। वो भी रास्ते में बोझ लेने ने वो भी फेंक दिया। और बड़ी मुश्किल से हम यहाँ जंगल में पहुँचे। लेकिन इस बीच में हमने देखा कि रास्ते में एक जो ट्रुप था सरदारों का, उनकी लाशें पड़ी हुई ऐसी लाइन में लगी हुई। कहीं दूसरे हमारे फौजी भाई, उनकी लाइनें लगी हुई, ये हमने रास्ते में देखा। और वहाँ से हम जब वहाँ से हमें फ़ौज ने निकाला जम्मू के लिए, तो रास्ते में चौकी चौरा एक रात काटी और दूसरी रात काटी ये अखनूर में, और तीसरी रात को हम पैदल जम्मू में पहुँचे, जहाँ हमें अरी टाकी में ठहराया गया। बिल्कुल सही इन्होंने बताया, पूरे एकदम वास्तविकता में, क्योंकि ये सच जो था कहीं ना कहीं समाज से आज तक छुपता आ रहा था। इसको किसी ने भी समाज के सामने लाने का प्रयास नहीं किया। अभी जो ये परसों 8 मई को सभा होने जा रही है जम्मू के महिला कॉलेज के अंदर गांधीनगर में, उसमें ये सभी परिवार जाएंगे, क्योंकि 35,000 परिवार जो वहाँ से विस्थापित हुए थे पीओजेके से,
वो परिवार भी सभा में शामिल होंगे। लेकिन इन्होंने जो कहानियाँ बताई उस वाक़ये में ऐसी दर्दनाक घटनाएं जब सामने आ रही हैं तो पता लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने कितना संघर्ष कर, पाकिस्तान ने वही हरकत जो 1947 में करता आ रहा था वही हरकतें आज भी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कर रहे हैं कि कश्मीर का जो हिस्सा है वो हमारा हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अब जम्मू कश्मीर के लोग चाहे भारत के लोग हों वो एक हैं और हमारा स्टैंड जो है भारत का पूरा क्लियर है, क्योंकि पीओजेके भारत का था, वो भारत का है, भारत का रहेगा। इसी के साथ आप एक मेरा सुझाव है अंत में, मेरा सुझाव है कि जिस तरह पर ये कश्मीर फाइल बनी है उसी तरह पर मीरपुर फाइल बननी चाहिए, जिसमें मीरपुर, कोटली और रजौरी यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें यातनाएं सहली हैं और बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। अगर हम गिने तो हमारे जो जिंदा बच के भी आए तो उनकी भी हालत ऐसी नहीं रही, उनमें से ही कईयों ने यहाँ के दम तोड़ दिए, वहाँ से मतलब औखे सौखे जैसे पहुँचे। तो मेरा एक ये अंतिम निवेदन है कि एक कश्मीर मीरपुर फाइल जो है ना वो भी बननी चाहिए, ताकि हमारी जो हिस्ट्री है, क्योंकि मैंने तो संक्षिप्त में बताया, फिर उसमें हम डिटेल से बताएंगे कि हमारे ऊपर कैसे कैसे जुल्म हुए। हमारी औरतों ने वहाँ पर एक बिल्डिंग में बैठकर और उसमें चारों तरफ मिट्टी का तेल छिड़कर, इस लिहाज से कि अगर वो पठान वापस नहीं जा सके तो आग लगा, केवल उसको तीली लगाने की ज़रूरत थी, लेकिन भगवान ने बचाना था हमको। इसलिए जब हमने नारे लगाए तो उस नारों से वो भारत माता की जय, और उन्होंने समझा कोई फौज आ गई है, वो भाग गए तो हमारा शहर बच गया और हमारी महिलाएं भी बच गई। नहीं तो हमारी महिलाएं आज आपको कोई भी हम में से दिखाई नहीं देता। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जिस प्रकार से कश्मीर फाइल बनी उसी प्रकार से मीरपुर फाइल भी बननी चाहिए, जिसमें कोटली हो गया, रजौरी में जो लोगों ने जो दुख दर्द सहा है उस समय वो समाज के सामने प्रत्यक्ष रूप में आना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।